गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम करेंगे आरसीसी के अंदर एक छोटू सा कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे, WSM कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है तो छोटा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में, आरआरबी के एग्जामिनेशन में, या फिर स्टेट एई एंड जेई लेवल का एग्जामिनेशन, चाहे वो बीटेक वाला स्टूडेंट अपीयर कर रहा हो या फिर डिप्लोमा वाला स्टूडेंट अपीयर कर रहा हो, है ना। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो आ जाते हैं, ठीक है, उसको याद ना करके हम एक बार अगर उसको डिटेल में पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। सो मैं आपको पढ़ा दूंगा, इस वीडियो में सिखा दूंगा, आप परफेक्टली नोट्स बना लीजिएगा। फिर कोई भी एग्जामिनेशन में अगर WSM से क्वेश्चन पूछेगा, वो सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपका जो भी पूछेगा, थ्योरी ही पूछता है जनरली, और जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा WSM का कंसेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू WSM। तो WSM डिजाइन जो है ना, ये पुरानी हो चुकी है आज के टाइम पे। इट इज ओल्डेस्ट, क्योंकि आज के टाइम पे जो नया डिजाइन मेथड है जो अपना चल रहा है, इट इज लिमिट स्टेट मेथड, LSM। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे WSM मेथड के। वो क्या था? इसमें डिफ्लेक्शन काफी कम होता था, क्योंकि आपका जो सेक्शन साइज था वो लार्जर होता था। कहने का मतलब है, अगर मैं कंपैरिजन बताऊं WSM और LSM के थ्रू से, तो मान लो एक बीम आपने बनाया है टू कैरी द सेम लाइव लोड, और उसको आपने डिजाइन किया है करस्पॉन्डिंग टू LSM एंड WSM, तो आपको पाया जाएगा, ये आप ये देखोगे कि WSM में जो सेक्शन साइज है वो ज्यादा है, मतलब कंक्रीट की ज्यादा यूज होती है। यहाँ पर स्टील आपका कम यूज होता है, लेकिन कंक्रीट कहीं ना कहीं ज्यादा आप यूज करते हो, इसलिए सेक्शन आपका बल्कि हो जाता है, बड़ा बड़ा सेक्शन साइज होता है, मतलब विड्थ एंड डेप्थ ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लिमिट स्टेट मेथड। तो इसलिए इसका इस तरह का मेंबर का डिफ्लेक्शन कम होता है। ठीक है, इसमें क्रैक डेवलपमेंट कम होती है, क्योंकि हम मटेरियल को विद इन इलास्टिक लिमिट ही लोड करते हैं, इसलिए इसमें क्रैक डेवलपमेंट लगभग होता ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए। ओके, नो क्रैक, ये दूसरा एडवांटेज हो गया। जैसे कि मैंने बोला सेक्शन साइज ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील जो हम देते हैं, इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाती है ना। तो स्टील की रिक्वायरमेंट कम, मतलब कहीं ना कहीं आपका लागत, एक पूंजी, स्टील का भी दाम होता है, कॉस्ट होता है, वो कम हो गया। ओके, इसके अतिरिक्त अगर हम LSM का बात करें, लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर अगर बात करें, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है LSM का, कि मेरा जो डिजाइन होता है वो इकोनॉमिकल होता है। लेकिन WSM के थ्रू से जो हम डिजाइन करते हैं, वो हो सकता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाए, और वो होता ही है, हो सकता ही नहीं, वो होता है। इसीलिए हमने LSM के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अनइकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्जर सेक्शन साइज का यूज हो रहा है, मतलब ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है, और उतना मटेरियल हमको चाहिए नहीं, जितना हमने उतना प्रोवाइड कर दिया है, तो डिजाइन मेरा अनइकोनॉमिकल होता है। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है जिसके लिए हम WSM को इग्नोर करते हैं, और मैक्सिमम चीजों को आज के टाइम पे LSM के मेथड से डिजाइन किया जाता है। लेकिन ऐसा क्रिटिकल चीज जिसमें आप चाहते हो कि उसमें क्रैक डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम WSM के माध्यम से ही डिजाइन करेंगे। जैसे कि आपका वाटर टैंक है ना, RCC से अगर आप वाटर टैंक बना रहे हैं, तो उसको आज भी हम WSM मेथड से ही डिजाइन करते हैं, क्योंकि LSM से डिजाइन अगर करेंगे तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर WSM मेथड को यूज करके हम डिजाइन करेंगे तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम कंक्रीट को भी विद इन इलास्टिक लिमिट ही हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उसमें LSM में हम अल्टीमेट तक लेके चलते हैं। क्लियर है? तो ये सारे इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं WSM थ्योरी के इंपॉर्टेंट एजम्पशंस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखिए, प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये LSM में भी यही है, सेम। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर किया गया है, LSM में भी हम यही करते हैं। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है मॉडुलर रेशियो की। ठीक है, मॉडुलर रेशियो जो हम निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पे सिग्मा CBC ये क्या है?
देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर किया गया है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं लिखूं उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा टी से, लेकिन सिग्मा सीबीसी है तो देखो सिग्मा सी सबसे पहले, सी का मतलब हुआ स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, कंक्रीट का स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे बीसी है, बीसी मतलब और कुछ मत समझ लीजिएगा, बीसी मतलब यहाँ पे देखिए जब मेंबर का बेंडिंग होता है, कोई बीम है इसमें अगर बेंडिंग होगा है ना, तो बेंडिंग होने के कारण आपका किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक टेंशन डेवलप होगा और कंप्रेशन डेवलप होगा, है ना। तो सिग्मा सीबीसी का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इन केस ऑफ बेंडिंग कंप्रेशन, है ना। उस केस में उसका परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना है, दैट इज कॉल्ड योर सिग्मा सीबीसी। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू मैं आगे चल के बताऊंगा फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्लियर है। दिस इज योर मॉडुलर रेशियो 280/3 सिग्मा सीबीसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लिया ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो इसमें दो तरह का मटेरियल का यूज होता है, कंक्रीट का, दूसरा हो गया स्टील का। तो दोनों तरह का जो मटेरियल है, बोथ मटेरियल आर एज्यूम्ड टू बी लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, मतलब दोनों मटेरियल के केस में आप हुक्स लॉ लगा सकते हैं। मतलब जो WSM का थ्योरी है वो कहाँ तक वेरी है, कहाँ तक वेरी करता है, ये कंक्रीट के लिए है, ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट के लिए, और ये स्टील का है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज कंसिडर अप टू लीनियर वेरिएशन, मतलब जहां तक सीधा है उसी रेंज में हम डिजाइन करेंगे, समझ में आ रहा है। मतलब उस जहां तक ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रेन वाले कर्व पे ये स्लोप जो इसका निकालोगे ये क्या निकलेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर है हम वहीं तक स्ट्रेन अप्लाई करेंगे या फिर वहीं तक हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। सो WSM मेथड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि WSM के कॉन्सेप्ट में स्ट्रेस को लिमिट किया जाता है, जैसे परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन, समझ में आ रहा है। स्ट्रेस को लिमिट किया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ LSM थ्योरी हम लिमिट करते हैं स्ट्रेन को, ठीक है। तो LSM जो है इट इज बेसिकली स्ट्रेन कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। ओके, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। सो ये एक तरह का क्रैश कोर्स है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपको नोट्स लिखना है, ये नोट्स बनाते चलिए, कॉपी पे उतारते चलिए और समझते समझते। अब बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये टेबल आपको याद ही करना होगा, लेकिन इसमें सब कुछ याद नहीं करना है। इस टेबल को लिखिए, कैसे क्या करना है मैं बताऊंगा। ये हम बात करेंगे अभी कंक्रीट का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट का। जैसे कि मैंने बोला था आपको, अभी अभी बात किया इससे पहले कि WSM के केस में स्ट्रेस को लिमिट किया जाता है, नॉट स्ट्रेन, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह का स्ट्रेस आप देख पा रहे हैं कंक्रीट का, सिग्मा सीसी, सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा टी। सिग्मा सीसी, सिग्मा सीबीसी, सिग्मा टी। अब ये क्या है, सिग्मा सीसी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन, सिग्मा सीबीसी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस अंडर बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा टी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस अंडर डायरेक्ट टेंशन या फिर अंडर टेंशन, बेंडिंग टेंशन भी है, टेंशन भी है ना। और वैसे जनरली हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर ही करके चल रहे हैं, तो टेंशन इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं टेबल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M10 हो गया, M15 हो गया, M20, M25, M30, M35, M40, डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना। उसका ये तीन तरह का स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। अब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकतम आपसे पूछे जाएंगे और जो अधिकतम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम जनरली यूज करते हैं वो M20 से मेरा शुरू होता है। तो ये तीन वैल्यू कम से कम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। M20 का कितना है 5, 25 का 6 एंड 30 का 8 सिग्मा सीसी, है ना। उसी तरह सिग्मा सीबीसी M20 का 7, M25 का 8.5 और M30 का 10, ठीक है। और सिमिलरली सिग्मा टी उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिग्मा सीसी एंड सिग्मा सीबीसी ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर आप ये कंप्लीट टेबल भी याद कर पा रहे हो, ये याद कैसे होगा, जितना बार लिखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। नहीं अगर याद करना है कंप्लीट टेबल तो कम से कम ये तीन वैल्यूज को आप अच्छे से याद कर लीजिए ढंग से,
इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसा करते हैं ये लोग एग्जामिनेशन में, जो जब आपको मॉड्यूलर रेशियो निकालना है तो मॉड्यूलर रेशियो में ध्यान रहे कौन सा वैल्यू यूज हुआ है, सिग्मा सीबीसी, है ना। कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे देगा और उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग मॉड्यूलर रेशियो पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग मॉड्यूलर रेशियो पूछ लेगा और आपको सिग्मा सीबीसी का वैल्यू नहीं दिया है, केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट बता दिया है, तो उस केस में आप फंस गए। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा सा था, आपको सब कुछ पता है, बस डेटा याद नहीं है, ऐसे चक्कर में क्वेश्चन छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? और ऐसा ऐसा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन, फालतू फालतू क्वेश्चन एसएससी में, आरआरबी में, इन सब चीजों में आपको देखने को मिलेगा। सो इसको ध्यान से देखने का, ठीक है। अच्छे से लिख लिया कॉपी पे। अब चलिए बात करते हैं स्टील के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम जो है ना, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, अगर ये टेबल उतना परफेक्टली याद नहीं कर पा रहे हो तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उसको याद रखना। ये जो M10 है, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें इसका स्ट्रेंथ कितना है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको मैं कहता हूँ FCK, ठीक है। समझ गए? अब सिग्मा CC निकालना है आपको, किसी केस में वैल्यू भूल गया तो इसका वैल्यू आप सिंपली FCK/4, रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और सिग्मा CBC आपको चेक करनी है, सिग्मा CBC, तो इसका वैल्यू रफली होगा FCK/3। देखो करके आ रहा है FCK/4 और FCK/3, तो ये ध्यान रखना कम से कम, FCK/4 एंड FCK/3 रफ वैल्यूज का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये टेबल अगर आपने ध्यान से देखा है तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका दिमाग में क्लिक कर जाएगा। समझ गए? FCK/4 और FCK/3। देखिए नाउ इसमें एक एजम्पशंस है कि ये जो सिग्मा CC और सिग्मा CBC है, इनके वैल्यू को, इन परमिसिबल वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है बाय 33.33%। इतने से इंक्रीज करेंगे जब हम इफेक्ट कंसिडर करेंगे विंड लोड का एंड अर्थक्वेक का, ठीक है। जब विंड लोड एंड अर्थक्वेक को कंसिडर किया जाएगा तो इस केस में सिग्मा CBC, सिग्मा CC, इनको 33.33% से इंक्रीज किया जाएगा इनके वैल्यूज में, इनके परमिसिबल वैल्यूज में। क्लियर है? इसको भी नोट बना के लिख लीजिए। सो लिख लीजिए ये नोट जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था हमने। सिग्मा CC एंड सिग्मा CBC आर अप्रोक्सीमेटली FCK/4 एंड FCK/3 रेस्पेक्टिवली। Above values are increased by 33.33% for structure subjected to wind load और earthquake load। तो चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये एक तरह का क्रैश कोर्स टाइप का है, क्रैश कोर्स, समझ में आ रहा है? इसमें मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे WSM को पढ़ के नहीं जाते हैं, है ना। तो कम से कम कुछ बेसिक्स तो जान के लेके जाएं, जिससे कि वो छोटा छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो भी टिक हो जाए, ताकि आप नंबर से ना छूटो। ओके, देखिए अब बात करते हैं स्टील के ऊपर, ठीक है। स्टील का दो तरह का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सिग्मा T स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सिग्मा C कंप्रेशन स्ट्रेंथ। यही दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेस वैल्यू है यहाँ पे। डिफरेंट ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट है Fe250, Fe415, Fe500। इन वैल्यूज को एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। और टेंशन का उतना नहीं पूछेगा, लेकिन कंप्रेशन के केस में तो पूछा ही जाता है, ओके, क्योंकि ये वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यूज है। Fe250 का जो परमिसिबल कंप्रेशन है वो 130, Fe415 का 190 एंड Fe500 का 190। क्लियर है? ये वैल्यू याद रखना है, 130 एंड 190, ये याद रख लिया। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के ऊपर बात करें तो यह डायामीटर पर बेस्ड है। फॉर डायामीटर ऑफ बार लेस देन 20 mm एंड डायामीटर ऑफ बार ग्रेटर देन 20 mm। डाया ऑफ बार लेस देन 20 mm, डाया ऑफ बार ग्रेटर देन 20 mm, ठीक है। तो डाया ऑफ बार लेस देन 20 mm के केस में देखो, जितना पतला होता है जो चीज, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा होता है। तो डाया ऑफ बार लेस देन 20 mm के केस में केवल Fe250 वाले वैल्यू में फर्क आएगा, ठीक है। माइल्ड स्टील के केस में केवल फर्क आता है। माइल्ड स्टील अगर थोड़ा पतला रहता है तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन अगर 20 mm से ज्यादा है तो 130 mm कंसिडर करेंगे। समझ गए? सो यहाँ पे ये टेबल याद रखना बहुत आसान हो गया आपके लिए। माइल्ड स्टील के लिए इसका टेंशन कंप्रेशन सब सेम है ना, 130 वैल्यू याद रख लिया, ओके। और अगर मान लो 12 mm का डाया है, 8 mm का डाया ऑफ स्टील दिया हुआ है, इसके लिए आपसे पूछ लिया
ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो 140 माइल्ड स्टील का, ठीक है। बाकी सबका दोनों का सेम, Fe415 का और Fe500 का देखो 230 230 275 275। समझ गया? ये टेबल याद हो गया? सिंपल है टेबल, इसको याद कर लो। तो अब तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं आपको, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो, ये जो हमने मॉडुलर रेशियो पढ़ा m, और इसका वैल्यू हमने कैसे निकाला 280/3 सिग्मा CBC। इस मॉडुलर रेशियो का मेन यूज क्या है? तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को समझाया गया है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे लेट्स सपोज एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, इस कॉलम पे एक लोड आपको P आपने अप्लाई कर दिया, ये कॉलम का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, ये रीइंफोर्समेंट है। समझ में आया? तो जनरली होगा क्या कि ये जो कॉलम, ये डायग्राम समझ में आया, तो इस डायग्राम को बना लीजिए पहले। अब जनरली होगा क्या कि ये जो P लोड है, ये P लोड कौन कैरी करेगा? ये जो टोटल एक्सियल लोड P है, ये कौन कैरी करेगा? ये कैरी करेगा टोटल एक्सियल लोड P, ये कैरी करना है किसको? कंक्रीट को और स्टील को, दोनों को मिलके, है ना, मतलब कंक्रीट प्लस स्टील, कंक्रीट प्लस स्टील दोनों मिलके इस टोटल एक्सियल लोड P को कैरी करेगा। इसी को लिखा गया है PC प्लस TS। क्लियर है? तो ये तो फोर्स है, ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ फोर्स है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेस वैल्यू इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। समझ में आ रहा है? अब फ्रॉम स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन, स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि स्टील और कंक्रीट के बीच में परफेक्ट बॉन्ड है, इसलिए जितना स्ट्रेन आपका कंक्रीट में होगा उस पॉइंट पे स्टील में, है ना, भी उतना ही स्ट्रेन होगा, इक्वल स्ट्रेन होना चाहिए, नहीं तो क्रैक डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा अगर डिफरेंशियल स्ट्रेन होगा तो, है ना। तो इसलिए हम स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन का यूज करेंगे। तो स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन। सो स्ट्रेन इन स्टील, चूंकि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस को यहाँ पे F से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको भी मैं F लिख देता हूँ। ओके, तो स्ट्रेन इन कंक्रीट, अब लाइन C, ये मैं कैसे निकालूंगा? स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाय E ऑफ कंक्रीट। उसी तरह स्ट्रेन इन स्टील, ES मेरे को लिखना है, कैसे लिखूंगा? स्ट्रेस इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो ये इक्वेशन यहाँ पे स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी के थ्रू से जो इक्वेशन आया, इन दोनों को इक्वेट कर दिए, तो Fs बाई ES इक्वल टू FC बाई EC इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमने Fs का वैल्यू निकाल लिया कि स्ट्रेस इन स्टील मेरा क्या होगा। तो स्ट्रेस इन स्टील का वैल्यू मेरे को पता चला ES बाई EC इंटू FC, ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। अब ये जो रेशियो निकला ना आपका, ठीक है, कौन सा रेशियो? ES बाई EC, इसी को हम, इसको भी हम मॉडुलर रेशियो ही कहते हैं, ठीक है, इसको भी हम मॉडुलर रेशियो कहते हैं। जस्ट ए मिनट, ES बाई EC, ये जो रेशियो आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप मॉडुलर रेशियो कहेंगे, M। क्लियर है? तो इसको हम MFC लिख सकते हैं, FS इक्वल टू M इंटू FC, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है जो बन गया, इसको हम यूज कर लेंगे पहला वाला इक्वेशन में, इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में। यहाँ पे देखो, जो रेड पेन से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले इक्वेशन में, यहाँ पे FS के जगह हम ये वाला पुट कर देंगे MFC। तो इसको पुट करते हैं, देखिए, तो P इक्वल टू क्या हो गया? FC इंटू AC प्लस MFC इंटू AS, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? FC इंटू AC प्लस MFC इंटू AS, ऐसे लिखा जा सकता है। सो फाइनली इसको क्लियर कट अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हम ऐसे लिख दिए कि ये, अगर मैं इसको बड़े अक्षर में लिखूं, FC AC प्लस FC कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? M इंटू AS। अब देखो, ये जो M इंटू AS है,
ये क्या है, दिस इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ES बाई EC इंटू AS, है ना, इंटू AS। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये भी आपका एरिया ही है, ये एक तरह का एरिया है। अब ये कौन सा एरिया है, इट इज, इसको हम इक्विवेलेंट एरिया कहेंगे, इक्विवेलेंट एरिया। अब ये इक्विवेलेंट किस चीज का एरिया है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। समझ में आया, ये चीज आपका निकल गया, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। सो जो मॉडुलर रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ये हमको बेसिकली यूज होता है इन कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट एरिया। इस पर बेस्ड गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, इक्विवेलेंट एरिया को कैलकुलेट करना। रिसेंटली 2021 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गया, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मॉडुलर रेशियो का, मैं बार बार वीडियो लेक्चर्स में आपसे बोला हूं, क्लियर है। सो मॉडुलर रेशियो का कंसेप्ट जो है, ये किस काम में आता है हमें, टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एरिया। तो ये कैलकुलेशन, ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, लिखिए, फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट एरिया ऑफ स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट बाय मल्टीप्लाइंग मॉडुलर रेशियो टू एरिया ऑफ स्टील, है ना। जो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे है, ये AST, इससे हम मॉडुलर रेशियो M को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमको एरिया मिलेगा वो क्या होगा, वो एरिया होगा कंक्रीट का, ठीक है, वो एरिया होगा कंक्रीट का इन टर्म्स, मतलब वो एक्चुअली मतलब कंक्रीट का एरिया, क्या कंक्रीट का एरिया, इक्विवेलेंट एरिया मतलब क्या, इसका अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझे, ये होगा कि देखो, चूंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ES इज ग्रेटर देन EC की नहीं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टील का एक पर्टिकुलर एरिया, है ना, ज्यादा स्ट्रेंथ को कैरी कर सकता है, फिर ज्यादा स्ट्रेस को कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू योर कंक्रीट। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया कहने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज स्टील जो है, स्टील का ये पर्टिकुलर एरिया आपका स्ट्रेस कैरी कर रहा है FS, समझ में आ रहा है, ये एरिया स्टील, ओके, दिस अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील इज कैरिंग स्ट्रेस FS। अब मेरे को ये पता लगाना है कि सेम स्ट्रेस FS को कैरी करने के लिए कंक्रीट का कितना बड़ा एरिया चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, जस्ट AS के साथ हम M को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गया। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट एरिया कैलकुलेशन का। इस चीज का यूज बहुत जगह होता है, ये तो RCC में मैंने बताया, तो RCC पर बेस्ड भी गेट में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर बेस्ड भी गेट में क्वेश्चन आता है, क्लियर है, ओके, यही चीज है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अगर स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट एरिया आपको जो मिलेगा वो ज्यादा बड़ा मिलेगा, लेकिन अगर कंक्रीट का एक बड़ा एरिया को स्टील के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो इक्विवेलेंट एरिया जो मिलेगा मेरे को वो कम मिलेगा, क्लियर है, ये समझ में आया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब अगर मेरे को कंक्रीट है, एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और ये कंक्रीट का जो एरिया है ये कैरी कर रहा है स्ट्रेस FC मान लो, तो सेम स्ट्रेस FC जो है स्टील का जो मटेरियल है वो कितने, उसका कितना एरिया ये कैरी कर लेगा, समझ में आ रहा है। ये चीज हमको कैलकुलेट करना है AS। तो अभी यहाँ पे AS कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ कंक्रीट से मॉडुलर रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, समझे क्या, एरिया ऑफ कंक्रीट से मॉडुलर रेशियो को डिवाइड कर देगा तो वो निकल जाएगा AS का वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली ये कम वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू, क्योंकि आप एरिया ऑफ कंक्रीट से डिवाइड कर रहे हैं तो AC से कम एरिया मिलेगा, मतलब जितना स्ट्रेस कंक्रीट FC कैरी कर रहा है, कंक्रीट का इतना बड़ा एरिया, उतना ही स्ट्रेस स्टील का बहुत छोटा एरिया कैरी कर लेगा, क्योंकि स्टील मजबूत है, ठीक है। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलर रेशियो। होप कि आप सभी को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसे तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हैं, कहने का क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट मी at 7008 420
353। इसी नंबर से अपना व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करिए, है ना। मैसेज में ऐड मी टू ग्रुप, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आ चुका है, उसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक खूबसूरत सी इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं आप सभी को कि दीपावली ऑफर चल रही है अपने चैनल के ऊपर। यू कैन एनरोल इनटू कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, एट ₹2999। अब कोई कोचिंग वाला गारंटी ले ना ले, लेकिन आई एम टेकिंग योर गारंटी कि सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पेपर से मान लो एसएससी जेई का एग्जाम है, यू विल इजीली स्कोरिंग 80+ टेक्निकल में। 100 का मैं बोलूंगा भी नहीं, 100 का मैं बोलूंगा भी नहीं, लेकिन हाँ जो गाइडेंस, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप 80+ स्कोर कर दोगे एसएससी में इजीली। यू कैन इजीली स्कोर 200+ इन ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। तो ये दोनों मेन आपका क्या है, एग्जाम है। यू कैन इजीली स्कोर गेट में 65+ मिनिमम बोल रहा हूं, चाहे आपका जैसा भी दिमाग है, आप पढ़ रहे हैं, यू कैन इजीली स्कोर 65+ इन गेट। मैं ये मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम इतना तो स्कोरिंग आप कर ही लोगे। सो डाउनलोड द ऐप, ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर नाउ। फी कम मैं इसलिए रखा हूं बिकॉज आई नीड टू हेल्प माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे को बिजनेस नहीं करनी है, लेकिन टाइम दे रहा हूं इसमें, तो कुछ ना कुछ फी मैं लूंगा। तो डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप, ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर टुडे। कॉन्टैक्ट करिए फॉर मोर डिटेल 7008420353 पर। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आगे सारा कुछ इस तरह से। जो भी आपको मैं बोल रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए जो भी चीज जरूरत होगा मैं आपको सब दे दूंगा, बस जितना वीडियो बना के डाल दिया उतना पढ़ के जाओ। ओके, गुड लक।